हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MPSE 03 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट्स। तो उसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसकी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। प्लेटो के आदर्श राज्य की व्याख्या करनी है कि प्लेटो किस तरह का आदर्श राज्य चाहते थे या फिर उसकी व्याख्या करते थे, किस तरह से वो बयान करते थे। तो अगर हम देखें इसकी भूमिका, तो प्लेटो जो है प्राचीन यूनानी के एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी है द रिपब्लिक। उन्होंने उसमें जो है आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है कि किस तरह से एक आदर्श राज्य को होना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी पुस्तक में जो है वो बताया है। उनका मानना था कि राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि क्या है कि नागरिकों को नैतिक और श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना है। एक अच्छा जीवन नागरिकों को मिलना चाहिए और नागरिकों को जो है वो नैतिक और आदर्श एक अच्छा जीवन जो है वो मिलना चाहिए राज्य में। तो वो बोलते हैं कि राज्य का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप सिर्फ एक शासन कर रहे हैं, आपको एक अथॉरिटी मिली है तो आप उसका गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका सही भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एक शासन मिल गया, आपको एक पावर मिल गई, सिर्फ उसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर पावर मिली है तो आप उसको सही तरह से यूज़ करिए। आप ये बताइए कि लोगों का जीवन किस तरह से अच्छा हो सकता है। तो प्लेटो इस तरह से आदर्श राज्य की व्याख्या करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है कि समाज का वर्गीकरण, मतलब प्लेटो ने जो है वो समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला तो वो होता है शासन वर्ग। शासन वर्ग कौन सा होता है? जो शासन करने का कार्य करता है, ठीक है, जो शासन करता है। सैन्य वर्ग क्या होता है? जो राज्य की सुरक्षा करता है, ठीक है, उसको सैनिक वर्ग कहते हैं। दूसरा उत्पादन वर्ग, जैसे कृषि, व्यापार और उत्पादन कार्य जो लोग करते हैं उनको हम उत्पादन वर्ग कहते हैं। उन्होंने माना कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वही कार्य करे जिसमें वह जो है सबसे अधिक योग्य हो, मतलब उसके अंदर वो एलिजिबिलिटी हो, उसके अंदर वो खासियत हो कि वो कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है, उसका उसमें इंटरेस्ट भी हो। तो हर इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है और वो उसके लिए योग्य है। बिना योग्य अगर लोग कार्य करेंगे तो हमेशा इस चीज़ का गलत ही नुकसान होगा हमारा, ठीक है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत अगर हम देखें तो प्लेटो के अनुसार शासन दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि जो है वो दार्शनिक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और सत्यवादी होता है, ठीक है। न्याय की अवधारणा क्या है कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य और दूसरों के कार्य में जो है वो हस्तक्षेप ना करे। हर कोई जो है वो अपने कार्य करे, वो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। शिक्षा का महत्व क्या है? उन्होंने शिक्षा को राज्य की सफलता का आधार माना है। शिक्षा के माध्यम से जो है वो योग्य व्यक्तियों का चयन करा है उन्होंने। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना ये है कि विचार अत्यधिक जो है वो काल्पनिक माना जाता है, कि ये जो है सिर्फ कल्पना की जा सकती है। जिस तरह से वो राज्य की मांग कर रहे हैं, वो आदर्शवादी राज्य बता रहे हैं, तो वो सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, आप इस तरह से कर ही नहीं सकते। लोगों का ये आलोचना की लोगों ने। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है, और लोगों ने ये भी आलोचना की कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वो हमेशा जो है सीमित होती है, और ये ज़्यादा स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। समाज का कठोर वर्ग विभाजित व्यवहारिक नहीं माना जाता। निष्कर्ष, प्लेटो के आदर्श राज्य न्याय और नैतिकता पर आधारित था। यदि इनकी आलोचना हुई है और फिर भी जो है वो राजनीतिक विचारों के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके ही मतलब योगदान की वजह से राजनीति में जो है वो बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक संविदा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सामाजिक संविदा मतलब भूमिका इसकी। सामाजिक संविदा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को समझने वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई। इसके अनुसार राज्य का निर्माण लोगों के बीच एक समझौता परिणाम स्वरूप हुआ। इसका मतलब ये बताता है कि राज्य किस तरह से बना, कि लोगों के बीच एक समझौता हुआ कि हमारे ऊपर एक जो है वो लीडर होना चाहिए जो क्या करे, न्याय की बात करे, जो सबको संभाल लेके चले, और हम उस लीडर की बात मानेंगे, और वो लीडर जो है वो हम ही लोग चुनेंगे। तो इस तरह से एक राज्य की जो है वो स्थापना हुई। तो इस सिद्धांत का प्रमुख विचारक जो है वो थॉमस हॉब्स हैं, लॉक्स हैं, जैन हैं, ठीक है, रूसो हैं। मतलब हॉब्स के विचार क्या है कि अब हम तीनों के विचार पढ़ेंगे। हॉब्स के विचार ये है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन जो है वो असुरक्षित था। मतलब अगर आप नेचुरल चीज़ों पर, प्राकृतिक अवस्था जो थी जब राज्य नहीं था तो जीवन जो है वो क्या था, एक असुरक्षित था। मतलब कोई भी किसी के ऊपर अटैक कर सकता था, कोई भी किसी को मार सकता था, तो जीवन जो है वो असुरक्षित था। लेकिन जब राज्य की स्थापना हुई तो जो है वो सुरक्षा लोगों के पास आई। मनुष्य जो है वो स्वार्थी था। मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था, वो किसी को मार भी सकता था, किसी को खा भी सकता था, क्योंकि वैसे ही जब प्राकृतिक जीवन पर लोग जो है वो जीवन व्यतीत कर रहे थे, लोगों ने सुरक्षा के लिए जो है वो राज्य बनाया। हॉब्स का कहना है कि जब लोगों को असुरक्षा थे, उन्हें महसूस हुआ कि हमें भी कोई सुरक्षा प्रदान करे, तो लोगों ने क्या बनाया, राज्य बनाया। शक्तिशाली शासन का समर्थन किया कि जो शक्तिशाली है उसका हम क्या करेंगे, समर्थन करेंगे।
लॉक्स के विचार ये हैं कि मनुष्य के प्राकृतिक आधारित था, मतलब जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर जो है उनका मतलब कोई भी जो है वो प्राकृतिक अधिकार था, लेकिन इस पे कोई भी वो नहीं था कि हमें ये अधिकार जो है वो हमारा सेव करे, कोई हमारी जीवन सेव करे, मतलब कोई हमें हमारी लाइफ बचाए, कोई हमें इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दे, ठीक है, कोई हमारी संपत्ति की रक्षा करे, लेकिन ये सब कुछ नहीं था। लॉक्स के अनुसार सरकार इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है वो क्या करती है, राज्य बनाती है कि हमें ये तीनों अधिकार हमें मिलने चाहिए, इसलिए हम जो है वो राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये लॉक्स के अनुसार है। रूसो के विचार क्या है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, मतलब जनता की इच्छा को सर्वोच्च माना कि सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च सबसे ऊपर जो रखा जाए वो जनता की इच्छा को रखा जाए। महत्व, लोकतंत्र के विकास में इन्होंने एक योगदान दिया जब राज्य बना। नागरिक अधिकारों को महत्व दिया, नागरिकों के अधिकारों को आधुनिक राज्य व्यवस्था का आधार। आलोचना ये है कि ऐतिहासिक परिणाम नहीं मिलते, प्राकृतिक अवस्था जो है वो काल्पनिक मानी जाती है, ठीक है। निष्कर्ष, सामाजिक संविदा सिद्धांत जो है वो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो भूमिका क्या है कि कार्ल मार्क्स ने समाज और इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर की है। उनके अनुसार समाज में के विभिन्न वर्गों के बीच जो है वो वर्ग संघर्ष होता है, वो हमेशा वर्ग संघर्ष की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत का मुख्य तत्व ये है कि समाज का वर्ग विभाजित है। तो समाज में दो वर्ग है, एक तो पूंजीपति वर्ग है जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, पावर है। एक दूसरा क्या है, मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, जो काम कर रहा है, जो लेबर है, ठीक है। शोषण की प्रक्रिया है, मतलब पूंजीपति मजदूरों के श्रम के लाभ प्राप्त करते हैं, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उससे लाभ मिल रहा है, लेकिन लाभ किससे मिल रहा है, जो पूंजीपति है। मजदूरों को कम वेतन मिलता है, ठीक है, शोषण ये हो रहा है। संघर्ष और क्रांति, आर्थिक असमानता संघर्ष को जन्म देती है। जब हम आर्थिक असमानता देखते हैं, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो इससे क्या करते हैं लोग, संघर्ष करते हैं। मजदूरी क्रांति, अंत वो क्या बोलते हैं कि इस लास्ट में क्या होगा कि मजदूर जो है वो क्रांति करेंगे, उसके बाद जो है वो एक वर्गविहीन समाज बनेगा। नेक्स्ट आता है वर्गविहीन समाज। संघर्ष के बाद ही समाजवाद और फिर साम्यवादी स्थापना होगी, मतलब सब जो है समान होंगे। महत्व ये है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को समझाया और मजदूर अधिकार आंदोलन को प्रेरित किया उन्होंने कि मजदूर जो है वो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें। आलोचना ये की गई है कि आर्थिक पहलुओं पर अत्यधिक बल दिया है इन्होंने। वर्ग संघर्ष हर समाज में समान नहीं, ये आलोचना की गई है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत आधुनिक राज्य और सामाजिक चिंतन में अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है कि वर्ग संघर्ष जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली है, हमारी राजनीति में भी और सामाजिक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदारवाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो उदारवाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर बल देती है। इसका विकास यूरोप में हुआ था, ठीक है। उदारवाद की मुख्य विशेषता क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मतलब उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर को सर्वोच्च मानते हैं कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है तो वो विकास भी कर सकता है, और उसका विकास होगा तो राज्य का भी विकास होगा। समानता का सिद्धांत कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष जो है वो समान माना जाता है। सीमित स्वतंत्रता, मतलब सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए। आलोचनात्मक लोकतंत्र की समर्थक, मतलब उदारवाद जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा, कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक मानी जाती है। महत्व इसका ये है कि लोकतंत्र को मजबूत किया, मानव अधिकारों को बढ़ावा दिया, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की। आलोचना ये है कि आर्थिक असमानता को पर्याप्त नहीं देता, मतलब महत्व नहीं देता ये, और अत्यधिक जो व्यक्तिवाद समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उदारवाद जो है वो आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था का आधार माना जाता है, जो अब आज की लोकतंत्र है उसका आधार जो है वो उदारवाद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लोकतंत्र की अवधारणा और उसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें क्या है कि जनता शासन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो भाग लेती है, मतलब डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी जो है लोग भाग लेते हैं, उसको ही हम लोकतंत्र की अवधारणा कहते हैं। अब कैसे लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि जनता की भागीदारी, जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नियमित चुनाव लोकतंत्र का महत्व तत्व है। कानून का शासन, मतलब सभी नागरिक जो है वो कानून के अधीन होते हैं। मौलिक अधिकार, मतलब अभिव्यक्ति, धर्म और समानता की स्वतंत्रता दी जाती है। बहुदलीय व्यवस्था, अनेक राज्य दलों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र के लाभ ये हैं कि जनता की भागीदारी होती है, अधिकारों की सुरक्षा दी जाती है, उत्तरदायी सरकार होती है। दोष, निर्णय लेने में समय लगता है, कभी कभी बहुमत अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर सकता है, ठीक है। लोकतंत्र को वर्तमान समय की
सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों की व्याख्या करनी है। तो भूमिका क्या है? हॉब्स एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। उनकी पुस्तक जो है वो लेविथियान राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण रचना है। मतलब वो उनकी जो पुस्तक है वो उसमें राजनीतिक चिंतन के बारे में बात करते हैं। मुख्य विचार क्या है? प्राकृतिक अवस्था के हॉब्स ने के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन जो है वो भय और संघर्ष से भरा हुआ है। कि मतलब जब नेचुरल रिसोर्सेज पर लोग डिपेंड करते थे, प्राकृतिक अवस्था में जीते थे, तो उनका जीवन जो था वो डर में रहता था, हमेशा संघर्ष में रहता था कि कब उनके साथ क्या हो जाए। ठीक है। सामाजिक संविदा मतलब सुरक्षा के लिए लोगों ने क्या करा कि समझौता करा कि हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हमें जीवन अच्छे से गुजारना है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक समझौता करना चाहिए। प्रभुसत्ता का सिद्धांत कि राज्य की शक्ति जो है वो सर्वोच्च होनी चाहिए, सबसे ऊपर राज्य को रखा जाए, तो हम क्या करेंगे? अपनी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कर सकेंगे। निरंकुश शासन का समर्थन मतलब उन्होंने शक्तिशाली सरकार का समर्थन किया। आलोचना की गई कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सीमित होती है, राज्य को अत्यधिक जो है वो शक्तिशाली है। निष्कर्ष, हॉब्स के विचार ने आधुनिक राज्य की अवधारणा को बहुत प्रभावित किया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉक्स के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो लॉक्स को उदारवादी का जनक माना जाता है। मतलब ये फुल सपोर्ट करते थे लॉक्स उदारवादी को। और मुख्य विचार ये है कि प्राकृतिक अधिकार मतलब कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, सीमित सरकार को सीमित शक्तियाँ मिलनी चाहिए। ठीक है। जनता की सहमति, सरकार जनता की इच्छा से बनती है, तो जो है वो जनता की सहमति भी होनी चाहिए हर चीज़ में। विद्रोह का अधिकार, यदि सरकार अधिकारों की रक्षा ना करे तो जनता को उसे जो है वो बदल सकती है। मतलब जनता को इतनी अथॉरिटी दी जाए कि अगर सरकार उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही तो हम उस सरकार को बदला जाए। महत्व क्या है इसका? लोकतंत्र के विकास में इन्होंने योगदान दिया है। जब लोगों का शासन होगा, लोगों के खिलाफ, जब मतलब लोगों की मर्जी से काम नहीं होगा और वो सरकार भी बदल सकती है, तो क्या होगा? इससे लोकतंत्र का विकास होगा, योगदान मिला इसमें लोकतंत्र के विकास का। मानव अधिकारों की अवधारणा को मजबूत किया कि लोग जो है उसकी अवधारणा को मजबूत किया जाए। लॉक के विचार ये हैं कि आधुनिक लोकतंत्र की नींव जो है वो माना जाता है। लॉक के विचार जो है, जॉन लॉक, उसको नींव माना जाता है आधुनिक लोकतंत्र की, जो आज लोकतंत्र मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे, रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा कीजिए। तो रूसो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रूसो ने जो है वो सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सामान्य इच्छा पूरे समाज के हितों को व्यक्त करती है। ये जो है व्यक्तिगत हितों को से ऊपर होती है। जो सामान्य इच्छा होती है व्यक्ति के हितों से भी ऊपर होती है। जनता सर्वोच्च शक्ति का स्रोत होती है। मतलब जनता के ऊपर सारी शक्ति जो है वो जनता के पास दी जाए। महत्व क्या है? लोकतंत्र को मजबूत आधार मिला। जब जनता के पास शक्ति होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। जनसत्ता के सिद्धांत जो है वो विकसित हुआ कि लोग जो है वो सत्ता कर सकते हैं। आलोचना भी की गई कि दुरुपयोग की संभावना है। जब जनता के हाथ में सारी पावर आ जाएगी तो दुरुपयोग भी हो सकता है। बहुमत का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है कि अगर बहुमत ये चीज़ कह रही है तो आप वो चीज़ बदल देंगे। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि बहुमत जो बोल रही है वो गलत है और जो 2-4 लोग बोल रहे हैं वो सही है, तो इससे क्या होता है कि बहुमत का अत्यधिक प्रभाव भी पड़ा है इसमें। रूसो की सामान्य इच्छा जो है वो आधुनिक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाजवाद की विशेषता की व्याख्या कीजिए। तो मुख्य विशेषता क्या है? आर्थिक समानता जो है वो समाजवाद की विशेषता है। समाजवाद कब आएगा? जब आर्थिक समानता होगी, उत्पादों के संसाधनों पर सामाजिक नियंत्रण होगा, समाज का कल्याण होगा, शोषण के विरुद्ध होगा, सामूहिक हित पर बल दिया जाएगा। महत्व, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला, आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास किया गया। समाजवाद जो है वो समानता और सामाजिक कल्याण पर जो है वो आधारित जो है वो विचारधारा है। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो भूमिका मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। आज के टाइम पे जो राजनीति है उसके जनक जो है वो कौन है? मैकियावेली ही हैं। तो मुख्य विचार क्या है इनके कि राजनीतिक और धर्म को अलग किया जाए, कि राजनीति को धर्म से हमेशा अलग रखना चाहिए। धर्म का प्रभाव किसी भी राजनीति पर नहीं पड़ना चाहिए। यथार्थवाद पर बल देते हैं ये कि अपनी चीज़ पहले जो है वो सोचनी चाहिए लोगों को। शक्तिशाली राज्य का समर्थन करते हैं ये। राज्य हित सर्वमानित मानते हैं कि राज्यों के हित सबसे ऊपर रखे जाएं, जनता से ऊपर भी राज्यों के हित रखे जाएं। आलोचना भी की गई कि नैतिकता की उपेक्षा है, कठोर नीतियों का समर्थन है। निष्कर्ष ये निकलता है कि मैकियावेली ने राजनीति को व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाया है। इन्होंने जो है वो राजनीति को ये समझाया कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से, कि इस तरह से व्यवहारिक जो है वो दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि ये राज्य को सर्वोच्च मानता है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल हो गया, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल है ही।
और आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।